आदाब, नमस्कार। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास शो विमेंस आवर और मैं हूं आपकी होस्ट माहिरा गौहर। आज हमारे विमेंस आवर की खास मेहमान है एक ऐसे मुमताज शख्सियत जिन्होंने तालीम और ख्वातीन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत और लगन से एक अलग पहचान बनाई। आज आपको मुखातिब कराएंगे डॉक्टर शबिस्ता गफ्फार से, जो लड़कियों की तालीम और इनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। डॉक्टर शबिस्ता गफ्फार एक मशहूर एजुकेशनिस्ट, पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर और सोशल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर है। वो भारत सरकार के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन रह चुकी हैं और इसके साथ ही वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की एकेडमिक काउंसिल की सदस्य और ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर विमेंस एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन नई दिल्ली की प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर शबिस्ता गफ्फार ने लड़कियों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए कई अहम काम किए। खासकर इनकी गर्ल्स एजुकेशन कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों का संकलन और संपादन को हमेशा याद किया जाएगा, जिसे साल 2012 में आधिकारिक तौर पर जारी किया गया और भारत सरकार के मंत्रालय को सौंपा गया। बता दें कि माइनॉरिटीज महिलाओं की तालीम और उनके अधिकार के लिए इनके अहम योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनकी इसी मेहनत ने इन्हें सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड फॉर फीमेल एजुकेशन जैसे कई अहम दूसरे अवार्ड से भी सम्मानित करवाया। तालीम, समाज सेवा और औरतों को आगे बढ़ाने के लिए इनकी लगातार कोशिश आज भी जारी है। डॉक्टर शबिस्ता की सोच, तजुर्बा और सफर उन तमाम औरतों के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को भी पूरा करती हैं और दूसरों को भी कामयाबी के पंख देती हैं और समाज में अपनी पहचान बनाने भी जानती हैं और दूसरी औरतों के लिए आवाज भी उठाती हैं। तो आइए इस्तकबाल करते हैं आज के हमारी खास मेहमान डॉक्टर शबिस्ता गफ्फार साहिबा का। मैम, मुंसिफ टीवी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो आपकी जो पूरी जिंदगी है वो तालीम और महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनको मजबूत कराने के लिए डेडिकेटेड रही है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा वो मुकाम आया जिससे आपको ये महसूस कराया कि लड़कियों की तालीम पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आपने मौका दिया बात कर रखने के लिए। तालीम औरत की हमें तब समझ में आया कि औरत का या लड़की का तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है कि हमने देखा लड़की का तालीम घर से निकलना और एजुकेशन पाना और उसके बाद उसको अपने पैरों पे खड़ा रहना और वो एक पिलर की तरह उस फैमिली को, उस कम्युनिटी को, उस नेशन को बढ़ाती है। तो उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे बहुत सारी महिलाएं जो प्रधानमंत्री गुजरी हैं, नेबरिंग कंट्री से भी थी और फिर प्रेसिडेंट भी गुजरे हैं, फॉर्मर जजेस भी रहे हैं। तो उनका कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स कि उन्होंने मुल्क को भी बढ़ाया और घर को भी बढ़ाया और कम्युनिटीज़ को भी बढ़ाया। तो हमें लगा कि जो हाफ पॉपुलेशन औरतों की है और ये अगर पीछे रहेंगी, ये अगर तालीम याफ्ता नहीं रहेंगे तो बहुत सारे जो आने वाले नस्ल है वो उस तालीम से, उस शऊर से और उन चीज़ों से जिससे खुशहाली आती है वो महरूम रहेंगे। तो तालीम हासिल करके अच्छे पोस्ट पे जाना, अगर वो डॉक्टर बनती है तो ज़िम्मेदारी से उस कम्युनिटी की खिदमत करती है, अगर वो लॉयर बनती है वो उन चीज़ों को समझती है जो औरतों के मसाइल होते हैं, जो उनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। उसके बाद अगर कोई जर्नलिस्ट बनती है तो वो उन चीज़ों को सामने रखती है ग्लोबली कि जो वॉइस बनती है औरतों के लिए, उन औरतों के लिए जिनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिनको कभी तालीम के जौहरात से, हम कहेंगे तालीम एक बहुत बड़ा सरमाया है, उससे उनको महरूम किया गया, रखा गया। उसके कई वजूहात है, स्कूल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे। तो हमें महसूस हुआ कि तालीम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ हर्डल्स आई लाइफ में और वहाँ पे स्कूल्स का एक्सेस नहीं रहा और फिर बहुत सारे चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस आई। तो तब लगा कि नहीं, तालीम के ज़रिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं और चाहे कितने भी हालात हो। और आज हम देखते हैं 30, 35, 40 साल की मेहनतों के बाद जो हमारी जनरेशन है
विदाउट एनी कि वो किस मज़हब से है, वो किस रीजन से है, जो उस तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके आई है, तो वो खुशहाल है। उनके बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। हम आज एआई की बात कर रहे हैं, हम आज स्पेस इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जो कि आज से 40-50 साल पहले किसी के तस्वुर में नहीं था। वो उन माँओं की मेहनत है जिन्होंने अपने कैरियर को सेक्रीफाई करके, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इनडायरेक्टली है, जो उनके बच्चे आज इस देश को, इस ग्लोब को, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो पॉसिबल उन माँओं की मेहनतें हैं। मुस्लिम महिलाओं की जब बात करती हैं तो आपके स्पीच में, इंटरव्यूज़ में एक बातें अक्सर होती हैं कि मुस्लिम महिला माइनॉरिटीज़ के अंदर भी एक माइनॉरिटी है। इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करके समझाना चाहेंगी, और किस वजह से जो है कह सकते हैं कि एक महिला कई स्तर पर पीछे रह जाती है? वो देखिए, उसको अगर हम किसी रूरल एरिया की बात, क्योंकि हिंदुस्तान गाँव में बसा है, शहरों में बहुत कम है, तो अगर हमें हिंदुस्तान को देखना है कि उसकी तरक्की है नहीं है, उसके चैलेंजेस है नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन उसको हमें रूरल इंडिया में तलाश करना चाहिए, रूरल हिंदुस्तान में तलाश करना चाहिए। वहाँ पे हम देखते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा, दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, बेंगलोर जैसे शहरों में काफ़ी सारा माइग्रेशन होता है, लोग काम के लिए आते हैं, और यहाँ पे जब वो सिटीज़ में काम करने आते हैं, वो अपना रोज़गार, लाइवलीहुड ढूंढने आते हैं, तो यहाँ पे वो अपना रोज़गार ढूंढते ढूंढते उनको अपने ही आप भूल जाते हैं। तो ना उनको वो फैसिलिटी ऑफ लिविंग, वो किस कंडीशन में रह रही हैं, वो उनके लायक है कि नहीं है, उनके बच्चों को स्कूल जाना है, उसमें उनको बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड है, या उनके पास जो वोटर आईडीज़ है या बाकी चीज़ें हैं, वो भी नहीं रहती हैं, और उसको मजबूरन जाके कहीं काम करना पड़ता है। छोटे छोटे सिबलिंग्स होते हैं बच्चे, तो बड़ी बेटी अगर होगी तो उसको क्या करते हैं, उसको छोटे भाई बहनों का ख्याल करते हैं, उसके बाद गुर्बत से तंग आके उसकी शादी करते हैं। तो उसको हम कोई भी ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं कि वो उसको कोई एक्सेस मिले टुवर्ड्स एजुकेशन, जबकि काफ़ी सारी चीज़ें है भारत सरकार में, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बाद आपका आरटी के जो तहत जो राइट टू एजुकेशन है, उसमें 6 इयर्स टू 14 ईयर तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलते हैं, लेकिन उनमें वो जागरूकता नहीं होता है, उनमें वो अवेयरनेस नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो लोग उस माश के तलाश में ऐसे खो जाते हैं, तो वो बच्चे महरूम हो जाते हैं। बच्चियाँ उसमें सबसे ज़्यादा वनरेबिलिटी में आती है। अगर कहीं पे उसको स्कूल जाना है देहात में, उसको 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, 5 किलोमीटर, चैलेंजेस बहुत है, वास्ट है। तो उस तरीके से हम उसको अटेन नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन में। ड्रॉप आउट जितनी जल्दी से चले, अब अवेयरनेस आ गया, अगर एनरोल वो हो भी जाती है, विद इन 8th 9 में उसका ड्रॉप आउट्स होता है। उसके बाद उनको शादी करते हैं, वो उसी मुफलिसी से लड़ती है, वही बच्चे उसके होते हैं, एंड इट्स गॉन, इट्स चलता रहता है ये सब चीज़ें। और ये प्रोसेस में हम कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। पहले ये देखना है कि अगर हमने कहीं तौर पे माइग्रेशन आती है, जो इंटर स्टेट माइग्रेशन आती है, हम वहाँ उन स्टेटों में उनको क्यों नहीं रिटेन कर पाते हैं, जहाँ पे कम से कम उनको साफ हवा मिलती है, उनका घर होता है, पानी मिलता है, तो यहाँ पे उनकी हालत जो है, हेल्थ बिगड़ जाता है। तो वो सब चैलेंजेस है, तो उस पर अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर मुसलमान औरत माइनॉरिटी में है ये कम्युनिटी, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, लेकिन जो औरत है वो फिर माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, क्योंकि वो फिर बहुत ही लैग करती है टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट। वो उसको चांस नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। आप देख लीजिए मैम, आप थिंक टैंक से जुड़ी हुई हैं। थिंक टैंक किस तरह से जो कह सकते हैं कि लड़कियों की शिक्षा के लिए किस तरह से काम करता है? देखिए, थिंक टैंक एक
हम जो काम करते हैं वहाँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है उस पे हम देखते हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या पॉलिसी के थ्रू क्या क्या स्कीम्स है, और उसमें फिर ग्राउंड लेवल पे रिसर्च किया जाता है, फैक्ट्स लाए जाते हैं, उसमें एसोसिएट रिसर्चर्स होते हैं, भाई क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बीच जो गैप होता है वो डॉक्यूमेंट फिर गवर्नमेंट की क्योंकि वो हमारा भी एक ड्यूटी है, एक राइट है, हम सिटीज़न है, हम इस मुल्क के बिल्डिंग ऑफ नेशन के एक हम भी उसके बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है, तो हम उसको फिर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट फिर देखता है कि भाई व्हाट इज़ द गैप, अगर जो पॉलिसी हम बनाते हैं वो लोगों तक पहुंचती है कि नहीं, उसमें जो इंटरवेंशन होता है, जो उसकी चीज़ें निकल के आती है, गवर्नमेंट उसको फिल करने की कोशिश करता है। हमें जो फैक्ट्स आए हैं ग्राउंड से, तो हमें उस तरीके से पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना है जो इम्प्लीमेंट हो जाए और जो लोगों तक पहुंच जाए। मैम, जैसा कि आपने कहा कि और हम सब भी जानते हैं कि गरीबी जो है वो एजुकेशन से दूर रखने वाली की सबसे बड़ी वजह है। आपने अभी कई एग्जाम्पल भी दिए। तो इस वक्त पे मतलब अगर हम देख रहे हैं तो एक मिडिल क्लास जो कि शहरी इलाके में रह रहा है, वो लगभग अब कोशिश कर रहा है कि अपने परिवार को, अपनी बेटियों को जो एक बेसिक एजुकेशन हो सकता है बच्चियों को, जहाँ तक ग्रेजुएशन तक की बात है, कई जो अपर मिडिल क्लास हैं या फिर कह सकते हैं मिडिल क्लास ही मास्टर्स तक की एजुकेशन जो है वो देने की तैयार है। लेकिन चीज़ें बहुत बदल रही हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन और मास्टर्स किसी इसमें काफ़ी नहीं, टेक्निकल एजुकेशन, EI, हायर लेवल एजुकेशन, चाहे वो हमारी देश की बात हो या फिर देश के बाहर, उसमें दिक्कत आ जाती है। फिर कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, जो कि आप यहाँ पे भी नाम लेके बताना चाहेंगी कि जो कि लड़कियों को स्कॉलरशिप दे और उसके आगे पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, जिससे परिवार को बोझ ना लगे और परिवार जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को और प्रमोट करे पढ़ने के लिए, चाहे हायर एजुकेशन के लिए बाहर तक क्यों ना भेजना पड़े। देखिए, स्कॉलरशिप्स है, लेकिन वी शुड नॉट फोकस ऑन द स्कॉलरशिप्स। गवर्नमेंट तहत के भी है और मेरिटोरियस स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, जहाँ पे आप देखिए कहीं नंबर जो हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी है और उसमें कितनी सारे हम अखबारों में पढ़ते हैं, हमें खबरें आती हैं, मालूम भी पड़ता है कितनी सारी बच्चियों को फेलोशिप मिलता है, वो बाहर जाते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इवन हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। लेकिन वो स्कॉलरशिप्स लोगों तक पहुंचने में अवेयरनेस होना चाहिए, वही अवेयरनेस नहीं है। और ये अवेयरनेस कैसे लाया जाए? वो थ्रू सिविल सोसाइटीज़ लाना बहुत ज़रूरी है। मीडिया का भी उसमें काफ़ी रोल है। मीडिया को भी इस तरीके से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जो कि यूथ को अवेयरनेस मिले कि भाई आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। उनको उन एक्सपर्ट्स को लाना है कि जिसमें यूथ को मालूम पड़े कि हमारे लिए क्या क्या, हम किस तरीके से अपना अडॉप्ट करें स्ट्रैटेजी। और हम डिबेट सिस्टम एजुकेशन पे भी होना चाहिए मीडिया में, टीवीज पर। बिल्कुल, क्योंकि टीवी का बहुत अहम रोल है और उससे काफ़ी सारी अवेयरनेस, शिकायत के बजाय हमें सोल्यूशन ढूंढना है। दुनिया अब बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है और काफ़ी सारे चीज़ें डिजिटल हो चुके हैं, डिजिटल क्लासेस है, आपके पास डिजिटल फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम बात करेंगे आपस में, हम उसमें भी गैप्स है, तब जब गैप्स है तभी तो हम गवर्नमेंट के पास उन चीज़ों को लेके जा सकते हैं। बट देयर इज़ ए डिमांड। हमारे बच्चे ट्रेनिंग करके भी अभी भी जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिलती है, बहुत कम चीज़ों पे, कम पेमेंट पे, कम पे स्केल पे उनको टेम्पररी एडहॉक पे 10 महीने के लिए, 5 महीने के लिए ऑनलाइन। और जो ये ऑनलाइन सिस्टम बना है ये हमारे बच्चों के जहनों को ख़राब कर रहा है, उनको मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए ज़्यादातर जो है पीयर लर्निंग से बच्चा सीखता है, तो वहाँ पे उसको घर में बैठना है, वहीं पे उसको करना है, प्रेशर है और वो इतना अच्छा
मेंटली अलर्ट नहीं होता है, उसको पैसा तो कमाता है। ये एक मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है विद इन द नौजवानों के साथ। और जो नाइट शिफ्ट्स उनके होते हैं वो बहुत ही ग्रेव सिचुएशन आई है। आई हैव अ लॉट ऑफ केस स्टडीज जिसमें बच्चे ने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने मास्टर्स भी किया है, एंड देन बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज उनको एक्सप्लॉइट करके उनको वो अपना लॉजिस्टिक बचाने के लिए वो नाइट शिफ्ट्स रखते हैं, होम वर्क रखते हैं, जो आपको घर से काम करना है। वो एक हेल्दी चीज़ नहीं है। और दूसरा है कि हमें अगर कोई ग्रेजुएशन करता है तो आजकल टेक्निकल जो वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। एआई का दौर है, एआई का दौर है। एआई में काफ़ी सारे वेरिएंट्स है। स्किल डेवलप, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर जो एमएसएमई का बहुत हम सुनते हैं, वहाँ हज़ारों में ऐसे क्या बोलते हैं ट्रेनिंग्स है वोकेशनल जो गवर्नमेंट देता है। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी है, उसके बाद उनको लोन मिलता है जो सब्सिडाइज वे में होता है, या कोई वो स्टार्टअप्स कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, चाइना एक बहुत बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, वहाँ पे भी वर्किंग कैपेसिटी जवानों में है। इसी तरीके से हमारे पास भी वो एज ग्रुप मौजूद है जहाँ पे आपका जो लेबर फोर्स है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर हम उनको सही तरीके से नर्चरिंग करें, उनको उसमें लड़कियां भी आज बहुत आगे आगे, मैं लड़कियों की बात भी कर रही हूँ, ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो उसमें हमारे को वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, वो एक्सेसिबिलिटी ढूंढनी है। जो स्कूलों की भी जिम्मेदारी है, जो 9th 10th 11th 12th में बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के क्लासेस दे दें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 12वीं तक बच्चे समझ ही नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है। और मैम, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ लड़कियां गरीबी के पीछे से पीछे रह जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं सोसाइटी में जो कि अपनी तरफ से लड़कियों की उच्च शिक्षा जो है वो उनको मिल रही है, उनके परिवार उन्हें दे रहे हैं, लेकिन कई बार शादी के बाद जो है, हालांकि आपने यहाँ पे थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि उनका करियर रुक जाता है, कह सकते हैं एक थम्स आ जाता है। तो ये जो एक सोसाइटी की मानसिकता है, ये सोच है कि जो एक जितना भी करियर बिल्डिंग है वो सारे शादी के पहले तक ही रहेंगे, इसमें कैसे बदलाव लाया जा सकता है? एक तरफ जहां हमारा इंडियन कल्चर ही थोड़ा इस तरह का है कि समाज और परिवार, रिश्ते, इन सबको मतलब लेके चलना है, बहुत अहमियत दिया जाता है। दूसरी तरफ जो औरतें हैं वो अपने ख्वाब और करियर को भी आगे बढ़ते देखना चाहती हैं, लेकिन इन वजहों से पीछे छूट जाती है। तो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सके, खुद एक महिला कैसे इसको संतुलन बनाए और उसका जो परिवार है वो उसको किस तरह से सपोर्ट करे कि वो लगातार पेस पे अपनी जो है आगे बढ़ते रहे और अपने जो गोल्स हैं उसको हासिल करने में लगातार लगी रहे और एक दिन अपने गोल तक पहुंच भी जाए, शादी जो है वो बाधा ना बने। नहीं, देखिए, पहले भी ये गलत नैरेटिव है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती हूँ। आप देख लीजिए कितनी सारी औरतें जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, जो पूरे नेशनल लेवल पे उनकी हेड्स है और फिर स्टेट लेवल की है, गवर्नमेंट जॉब्स में है, वो डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, वो फैमिली के बगैर थोड़ी होती है। तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम उनको फैमिली से मिलता है, जो उनके ससुराल वाले होते हैं, उनके हस्बैंड होते हैं, तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई नहीं, आपने पढ़ा है और आपको घर ही बैठना है, तो उसको एक हिसाब से, मेरे हिसाब से वो ठीक बात नहीं है। अगर पैसे भी है लेकिन एक टाइम अगर उसको आता है, उसकी सलाहियत है, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं टुवर्ड्स द, उसके लिए शायद फिर दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं अगर उसको पढ़ने नहीं देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। या कुछ ऐसे भी हमारे पास केस स्टडीज़ है, शादी करके बच्चों को पढ़ा के उनको IAS KS बना रहे हैं, उनको आप डॉक्टर्स इंजीनियर्स बना रहे हैं। तो बस हमें अप्रोच को चेंज करना है। ये सोसाइटी में बहुत रेयर हो रहा है कि शादी के बाद जो है कोई IAS IPS बन रहा है, मतलब एक तरह से वो खबरें हो जाती हैं जब ऐसा होता है कि मतलब कि एक हुआ है, बहुत रेयर है, तभी वो खबरें बन रही। तो वही है ना, आज से 50 साल पहले इसको कॉमन कैसे किया जाए? अगर औरत पढ़ती थी, वो ग्रेजुएट होती थी, उसको टीचर का अपॉइंटमेंट आता था, उसको पढ़ाने के लिए उसको नोबल प्रोफेशन मानते थे,
उसके बहुत ही अपने ही घर में रेजिस्टेंस करनी पड़ती थी, अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ। वो उसको अलाउ नहीं करते थे, आपको नहीं जाना है, हमारे यहाँ नहीं इसको अच्छा मानते हैं। तो वो स्ट्रगल करते करते, वो स्ट्रगल नहीं है अभी हमारे पास अभी दूसरे टाइप की स्ट्रगल है। तो इस तरीके से एक लड़की को खाली डिग्री दे के नहीं, उसने MBBS किया लेकिन वो मेंटली मैच्योर नहीं है, मेंटली एजुकेटेड नहीं है, शी हैज़ टू फाइट फॉर हर लीगल कि मैं भी कंट्रीब्यूट कर विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। उसको अपनी बात रख के बिल्कुल वो मोटिवेट हो जाएंगे और उसको आगे वो जॉब कर सकती है या वो बिजनेस कर सकती है या जो भी उसको अपने तरीके से दिन के 4-5 घंटे में जो उसको स्पेयर है वो उसमें अपने आप को एंगेज कर सकती है ऐसी चीज़ों के लिए। माशरे में कहीं ना कहीं एक इस तरह की सोच नहीं बन गई कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी चाहिए लेकिन शादी के बाद हम उसे काम नहीं करने देंगे। बहू तो पढ़ी लिखी चाहिए विद द डाउरी, ठीक, वो उसको अच्छा मानते हैं ना, डाउरी इज़ एन इवल। उसको वो प्रॉपर्टी नहीं देंगे, प्रॉपर्टी राइट जो उसका हक है, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी दे रहा है, इस्लाम भी दे रहा है, मुसलमान औरतों की बात कर रहे हैं, फिर उसमें उनको गुनाह नहीं लगता है। बट जब उसको उस घर में लेके जाते हैं तो उनको लगता है हमें ये फ्री में एक हाउस सर्वेंट मिला। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अभी रूलिंग दी है कि औरत जो घर में बैठती है उसको काम कराते हैं 30,000, वो काम अगर किसी और से वो 30,000 का काम करती है तो वो चीज़ें आपको वो 30,000 का सेविंग कराती है घर पे। आपके बच्चे पालती है, आप नैनी को लाएंगे तो उससे कितने पैसे देने हैं, आपको किचन में कोई खाना बनाने वाले चाहिए, आपको लॉन्ड्री के लिए चाहिए, आपको बर्तन के लिए चाहिए, साफ सफाई के लिए, तो आप उसको क्यों सेकंड क्लास सिटीजन बनाते हैं? ऐसा नहीं है। औरतों का बहुत अच्छा इतिहास रहा है। अगर कोई वॉलंटरली उसको लगता है कि भाई मुझे नहीं करना है जॉब, बहुत सारी औरतें नहीं करती है, लेकिन बाय फोर्स उसका हक नहीं छीनना है, उसके सपने होते हैं। इसी को समझना होगा कि बाय फोर्स नहीं, अगर औरत खुद चाहे तो जॉब करे, ना चाहे तो ना करे। इस तरह से सोसाइटी में एक चीज आम होनी चाहिए। जी, तो ये हमारे को ही बदलाव लाना है। वेस्ट का जो हालात है वो एक तरीके से है, हमारे जो हालात है हम वेस्ट को नहीं कंपेयर कर सकते। जो आज़ादी, उनकी सोसाइटी एक तरीके से बनी है, हमारी सोसाइटी दूसरे तरीके से बनी है। मैम, आपने गर्ल्स एजुकेशन कमेटी की रिपोर्ट तैयार की है और सरकार को कई सारे खास और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी चुनौती क्या सामने आई थी? बस वही गुर्बत की वजह से लड़कियां आगे नहीं बढ़ती है। दूसरा है कि जो सेक्रीफाई करना है वो औरत को ही करना है। अर्ली मैरिजेस होती थी, ड्रॉप आउट्स होते थे, देयर वर लॉट ऑफ रीजंस कि औरत किस वजह से वो एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही है। तो मैम, आपने यहाँ पे अभी वेस्टर्न कल्चर का भी जिक्र किया है, आपने देश और विदेश दोनों जगहों पर महिलाओं की स्थिति को देखा है करीब से। तो अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज की कौन सी खूबियां हैं जिन्हें हम बनाए रखना चाहिए और कौन सी कमियां हैं जिन्हें बदल देना जरूरी है? अगर अपने देश की शिक्षा नीति में लड़कियों की शिक्षा को लेकर 3 सबसे महत्वपूर्ण बदलाव या फिर एक भी सबसे महत्वपूर्ण बदलाव करने का अवसर मिले तो आप वो 3 बदलाव या 2 बदलाव या 1 बदलाव क्या करना चाहेंगी? देखिए, जो चीज़ हमें रिटेन रखना चाहिए, जो एज ए भारतीय नारी, जो एज ए विमेन इंडिया की बहुत ही जिम्मेदार से अपने परिवार को अगर उस पर सख्त हालात आ जाते हैं वो बहुत त्याग देती है, सेक्रीफाई करती है और उन बच्चों के खातिर, घर के खातिर, अगर वो बेटी है तब भी वो बहुत अच्छा रोल अदा करती है, अगर वो वाइफ है तब भी करती है, अगर वो मदर है तब भी करती है, अगर वो डॉटर है तब भी करती है। तो वो एक बहुत उसको ऊपर वाले ने हिंदुस्तान जो औरत है वो उस डिग्निटी से चलती है और उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करती है यहाँ की औरत। तो वो मुझे लगता है सब मतलब हर एंगल में वो सोशलाइज भी अच्छे वे में करती है। वो क्या बोलते हैं, घर के कम बजट में भी घर चलाते हैं, सेविंग भी करती है। तो वो बच्चों को पढ़ाती है और उनको स्कूल भेजती है, खुद को बहुत सारे सेक्रीफाई करती है।
तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, हिंदुस्तान भारतीय महिलाओं औरत के है। अगर वो अमेरिका भी मैंने देखी हैं जो हिंदुस्तानी माएँ हैं, जी। वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को उसी तरह से वहाँ पे ग्रूमिंग करती है जिस तरह उसकी कंडीशनिंग होती हुई है, जिस तरह उसकी अपब्रिंगिंग होती है। तो वहाँ पे भी वो उस तरीके से पोल्यूट नहीं होते हैं, उसमें भी कम जो पोल्यूट होता है तो वो फिर कहीं नहीं रहता है, ना वो उस कल्चर का रहता है। और हमें हमारा सबसे बड़ा जो है, जो हमारा कल्चर है हिंदुस्तान का, तो ये बहुत प्राउड है। मुझे सबसे अच्छा अपने मुल्क का कल्चर अच्छा लगता है। यहाँ पे हर मज़हब के लोग, हर मिलत के लोग, हर कलर के लोग साथ, पड़ोसी आपस में, रिश्तेदार आपस में फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो वो बच्चों और औरतों से उसमें बहुत चार चांद लगता है। तो मैम, भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है ना आने वाले कुछ समय में, जैसे अक्सर गवर्नमेंट भी कहती रहती है। तो सफर में महिलाओं की भागीदारी को आप किस तरह देखती हैं? और आखिरी में एक छोटा सा सवाल, इसके बाद क्लोजिंग करेंगे, कि उन लाखों अंत में कि उन लाखों बच्चियों और महिलाओं के लिए आपका एक संदेश जो आप पहुंचाना चाहती हैं उन तक, जो अपने हालातों से जूझ रही हैं और अपने सपनों को पूरा करने की उनमें ललक भी है। देखिए, उनको जो बच्चियां हैं, जो औरतें हैं, तो वो इस मुल्क का एक हिस्सा है। हाफ पॉपुलेशन को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि जो, अगर वो हाफ पॉपुलेशन हमारी एम्पावर नहीं हुई, उनको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला, तो हम किस तरह विकसित भारत का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे भी एजुकेशन पे फोकस करना है, पॉलिसीज़ को रिफाइन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षित करना है, पढ़ाना है, एम्पावर करना है, उसको मेंटली एम्पावर करना है, उसको लॉ भी मालूम हो, उसको अपने मुल्क के कानून भी मालूम हो, अपने कल्चर की किताबें भी मालूम हो, और वो इस देश को आगे बढ़ा सकती है और बढ़ाएंगे आगे। और ये मेरा एक लास्ट पे मैसेज है कि हमें अवेल करना है उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन चैलेंजेस को फेस भी करना है, लेकिन आगे बढ़ना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबिस्ता साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी में आने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपने ख़ास अनुभव और खजाना कह सकते हैं कि जो आपके पास भरमार है, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। आपसे बातचीत करके ये एहसास हुआ कि तालीम सिर्फ एक डिग्री हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि इंसान को अपने पैरों पर खड़ा करने, अपने हक पहचानने और दूसरों की हक की आवाज़ उठाने, खासकर ये बहुत ज़रूरी, और समाज में अपनी एक कह सकते हैं कि मजबूत पहचान बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। तो आपने जिस तरह अपने तजुर्बे, रिसर्च और लंबे सफ़र के जरिए लड़कियों की तालीम और महिलाओं की बराबरी के लिए जो मौके की बात रखी है, वह यकीनन हर माशरे के लिए बहुत सोचने और समझने वाली बात है। आपकी बातों से एक बात बहुत साफ होती है कि किसी भी समाज की तरक्की उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसकी बेटियां तालीम, आत्मविश्वास और बराबरी के अवसरों के साथ आगे नहीं बढ़ती। तो मिलते हैं विमेंस आवर के अगले एपिसोड में एक और ख़ास और प्रेरणादायक कहानी के साथ और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इतना, मुंसिफ टीवी में इतना ही। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।